What do people who need money or startup founders they should look for in their venture capitalists? Everybody please welcome तुषार कंसल। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है? वो निवेश करता है, उसके पास पैसा कहाँ से आता है और वो क्या सोच के पैसा लगाता है? जो अगर आपने 100 स्टार्टअप्स में पैसे डाले हैं 90-92 ऐसी होती हैं जो रिटर्न नहीं बना के देती। Lot of companies are in a position that they never made profit. जैसे उबर ने इतने सालों तक यूएस का कोई सेलिब्रिटी या एचएनआई नहीं होगा जिससे फंडिंग ना ली। Is it the new technology? Is it the integrity of the management? How do you check all this? फाउंडर क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, उसकी इंटीग्रिटी, एथिक्स कैसे जज करें? पैसे से गोल्फ किट खरीदा जा रहा है, घर बड़े बड़े खरीदे जा रहे हैं, राइट? नाउ माय क्वेश्चन इज कि बैलेंस शीट की ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करूं? मैं कैसे इवैल्यूएट करूं कि मेरे को किस वीसी के पास जाना चाहिए, किस वीसी की क्रेडिबिलिटी है और मेरे को उससे बेस्ट डील कैसे करनी चाहिए? दिस इंडस्ट्री इज नॉलेज ड्रिवन। कैसे मार्केटिंग के थ्योरम्स होते हैं वो कैसे अप्लाई करते हैं। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है इस देश में, आप एक प्रोफाइलिंग करोगे कस्टमर की वो शायद दूसरे स्टेट में ट्रू ना हो। जो स्टार्टअप सक्सेस हो रहे हैं वो क्या कोड क्रैक कर रहे हैं? मामा अर्थ ने लोगों की ये चाह कि हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिले और हमें ऑनलाइन मिले डिलीवर्ड एट होम, वो उसने क्रैक कर लिया। इंडिया की जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो चाइना में नहीं है प्रॉब्लम, जापान में भी नहीं है, रशिया में भी नहीं है, जर्मनी में भी नहीं है, ब्राज़ील में भी नहीं है, इंडिया में है कि हम इंग्लिश स्पीकिंग। इंडिया में और फेसबुक या गूगल या टेस्ला क्यों नहीं बनती है? यूएस में आप सीड स्टेज पे $50 मिलियन उठा सकती हो फॉर अ कंपनी जिसका सक्सेस चांस 10%। कौन से ऐसे रेड फ्लैग होते हैं जो आप देख के बोलते हो यार यहाँ तो पैसा लगा दें या फिर ये गड़बड़ है? और इस इंडस्ट्री में किस टाइप की स्कैम्स, चीटिंग, धोखे फरेब होते हैं? इफ यू कैन जस्ट शेयर दैट। Jay and friends, welcome or welcome back to Revelations with Manas here on Manas Words. Venture capitalist, IPO, seed funding, money raising events, all this are the terms that you would have heard. What does a venture capitalist look for? What do people who need money or startup founders they should look for in their venture capitalists? Well, to discuss all this, I have somebody with me who's from a consultancy services and he happens to be a consul. Everybody please welcome तुषार कंसल। हम आज बात करेंगे मोटे मोटे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में कि हाउ दैट वर्ल्ड इज इम्पैक्टिंग और द पॉलिसीज आर इम्पैक्टिंग द वर्ल्ड, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग बात करेंगे कि एक वीसी क्या दिखता है, एक मेरे और आपके जैसे किसी आम इंसान को अगर अपना काम शुरू करना है तो उसको वीसी को किस चीज़ से अट्रैक्ट करना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होते हैं, हमें किस टाइप के वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाना चाहिए। सो थैंक यू तुषार फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू मानस। So Tushar, to read out your achievements, Dynamic Entrepreneurs 2023 by Times of India, Tribute to Entrepreneurs on National Startup Day 2024 by Hindustan Times, Innovative Leaders 2024 by Times Norm, 15 business leaders to look out in 2024 by Economic Times। और इसमें एक अवार्ड मिसिंग है जो मैं और आप बात कर रहे थे, जो आपको डॉक्टर किरण बेदी ने दिया था। सो स्टार्ट फ्रॉम दैट, नॉट कि मतलब आप अपने गुणगान गाना चाहते हैं, बट ये अवार्ड्स क्यों मिलते हैं, किस बात के लिए मिलते हैं और कैसे लिए जा सकते हैं, एंड देन वी स्टार्ट फ्रॉम देयर ऑफ द जर्नी दैट यू हैव। तो जो प्रेस्टिजियस मीडिया हाउसेस हैं वो लोग का एक अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है कि वो कैसे किसी के भी प्रोफाइल को स्टडी करते हैं। तो मुझे जो मीडिया हाउसेस हैं लाइक टाइम्स ग्रुप, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया या हिंदुस्तान टाइम्स है, ये लोग अपने सारे फंक्शंस में, काफ़ी सारे फंक्शंस में इनवाइट करते हैं एंड दे कवर माई ब्रांड ऑल्सो, कंसल्टेंसी वेंचर्स। और जब रिलेशनशिप होता है ऑनगोइंग, सो दे से कि सर हमारी एक लिस्टिंग आ रही है, वी वुड लाइक टू हैव यू देयर। तो इट बिकम्स एज सिंपल एज दैट। बट इस लेवल पे आने के लिए कि वो मुझे खुद इनवाइट करके ये अवार्ड्स दें, इट हैज़ टेकन मी लाइक कंसल्टेंसी वेंचर का 10th ईयर चल रहा है। और मैंने जो पिछले 9-10 साल में इतना कंटेंट क्रिएट किया है, और तो बेसिकली एक तरह से उसका वैलिडेशन है ये जो अवार्ड्स होते हैं। जो मेरा पहला अवार्ड था वो डॉक्टर किरण बेदी के हाथ से मुझे मिला था, और आइक्रा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, एक कंपनी है जो अवार्ड फंक्शंस करती है और
उन्होंने मुझे सोशल मीडिया से देख के अप्रोच किया और उन्होंने बोला कि हम एक इवेंट कर रहे हैं मरीडियन दिल्ली में एंड हो सकता है कि डॉक्टर किरण बेदी भी आए उसमें एंड वी वांट कि आप अपना अवार्ड के लिए आप अपना वो भर दो नॉमिनेशन। तो मेरे को तो बिल्कुल कोई आइडिया था नहीं, तो मैंने वो फॉर्म पूरा भरा। इट वाज अ ह्यूज फॉर्म। वो भर के एंड देन दे सेड कि सर श्योरिटी तो कुछ पता नहीं वेदर यू विल बी गेटिंग द अवार्ड और नॉट। तो उस दिन मैं वहाँ गया एंड मैं बैठा था, वो एक के बाद इवेंट्स चल रहे थे, पैनल डिस्कशन चल रहे थे, मैं तो पीछे बैठा था। आई वाज नॉट इन द पैनल डिस्कशन। और जब डॉक्टर किरण बेदी ने अवार्ड देने शुरू करे, दे सडनली टुक आउट माय नेम एंड आई वाज सो हैप्पी। मतलब मैं सच्ची बताऊं, मैं अवार्ड के लिए तैयार होके भी नहीं गया था। तो आई वाज जस्ट इन अ टी शर्ट एंड अ जीन्स। तो मैंने पीछे सबसे पीछे खड़ा हुआ था, तो कैमरामैन के भी पीछे, लास्ट में कैमरामैन। backbencher. So it shows a journey. And thanks for sharing कि आप कितने टाइम से इस पे काम कर रहे हैं, because it's a very important message कि कोई भी चीज़ overnight नहीं होती. ओवरनाइट सक्सेसेस जो होती हैं उनके पीछे 10 20 30 साल का हाथ होता है जो चल रहा होता है। अब आजकल एक सितार प्लेयर बहुत चल रहे हैं, ऋषभ दिखी राम शर्मा। तो मैं उनको सुनता हूँ, मैंने कहा यार ये तो मतलब अलग ही लेवल का परफॉर्मेंस है। लेकिन मेरी एक फ्रेंड बता रही थी कि उसका बेटा और वो क्लासमेट्स थे एंड वो कब से कर रहा है, स्कूल टाइम से वो सितार सीख रहा है पंडित रविशंकर के साथ। तो उसको आज उसको कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, बट उसके वो 10-12 साल लगा चुका है स्कूल टाइम। सो टेक्स अ लॉन्ग टाइम। Great. So I don't want to understand the criteria क्योंकि वो तो आपको नहीं, but ये जो awards थे आपको जैसे innovative leaders के मिले, this was all because of your work into the field of venture capitalists and IPOs, or there was something else beyond that? नहीं, जो किरण बेदी जी वाला अवार्ड था वो आईपीओ तब मैंने करता नहीं था। जी. जो एसएमई आईपीओ मार्केट है वो अभी पिछले 2-3 साल में काफ़ी स्ट्रांग हो गई है, तो उसके बाद हमने इसमें एंटर किया है। बट तब तक मैं वेंचर कैपिटल अरेंज करता था और मैं अनसिक्योर्ड डेट, हाँ ये 2 चीज़ें करता। लेकिन जो बाद के मुझे अवार्ड्स मिले हैं, जो हमने आईपीओ के फील्ड में भी काम किया है, उसके लिए भी मिले हैं। और आई एम ऑल्सो अ वेंचर एडवाइजर विद अ कनेडियन वेंचर कैपिटल फंड कॉल्ड लॉयल वीसी, और उसके थ्रू हमने 400 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है अक्रॉस 70 कंट्रीज। 400 companies in 70 countries. So एक बात बताओ, to start with, कि आपने कई बार ये शब्द बोला वेंचर कैपिटलिस्ट, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑडियंस, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है? वो निवेश करता है, उसके पास पैसा कहाँ से आता है और वो क्या सोच के पैसा लगाता है? ये पूरी एक आप मेरे को थोड़ी इसके बारे में एक अगर स्ट्रक्चर्ड चेन बताएं, सो दैट पीपल हु वांट टू रेज द मनी फॉर देयर बिजनेस, उनको ये पता हो कि ये इसमें ब्लॉक्स होते हैं, ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होते हैं, ये देखा जाता है एंड सो ऑन. दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो वेंचर कैपिटलिस्ट, जैसे सपोज यू आर अ एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है, तो जनरली आप किसके पास जाते हो? आपको वेल्थ मैनेजर होता है, या वो हो सकता है कि किसी इंस्टीट्यूशनल वेल्थ मैनेजमेंट फर्म हो, या आपका या कई। तुषार एक सेकेंड, एचएनआई जब आप बोल रहे हो, ये एचएनआई आपके नजरिए से इस इंडस्ट्री में उसकी वर्थ क्या होनी चाहिए? उसके पास इन्वेस्टेबल मनी होना चाहिए एटलीस्ट मिनिमम 50 lakhs to 1 crore। अच्छा, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एचएनआई. ओके, प्लीज गो अहेड. तो वो लोग वेल्थ मैनेजर के पास जाते हैं, वेल्थ मैनेजर कहते हैं सर मैं आपका एक म्यूचुअल फंड है उसमें डलवा देता हूँ, कुछ में आपका आईपीओ एक आ रहा है कंपनी का उसमें डलवा देता हूँ। तो कुछ जो कि इंडिया में अभी स्ट्रॉन्ग था नहीं, कि कुछ वो वीसी में डालते हैं, वेंचर कैपिटल फंड के अंदर पैसा डालते हैं। तो वेल्थ मैनेजर, अगर मेरे पास वेल्थ मैनेजर आया, मैं एचएनआई हूँ, उसने बोला कि सर आपके पास पैसा पड़ा है, आप इसको पैसे को लगा दीजिए, तो मैंने पैसा ये वीसी में लगाया, वीसी फंड में लगाया। ओके. वीसी फंड में जनरल पार्टनर जीपी वो होता है जो जिसने वो फंड खोला हो, और एक जीपी भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। और जिन लोगों का वो पैसा उठाता है कि इन्वेस्ट करने के लिए, एचएनआई का बेसिकली वो एलपीज होते हैं, लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं। तो उनसे पैसा उठा लिया, उसके बाद वो एक टीम बना, तो सपोज उसने 100 करोड़ उठा फ्रॉम 30 एचएनआईज, एलपीज 30 एलपीज। तो उसके बाद उसको जो टर्म शीट उसकी होती है एलपीज के साथ, उसके हिसाब से वो हर साल उस फंड में से कुछ पैसा काटता है फॉर रनिंग हिज एक्सपेंसेस, फॉर द ऑफिस, फॉर अच्छी ऑडिटिंग फॉर्म, अच्छे लॉयर फॉर्म, टीम की सैलरी, लगभग 2% वो हर साल काटता है उस पैसे से। तो मैंने अगर 100 रुपए लगाए हैं
तो हर साल 2 रुपए चले जाएंगे, तो तो अगले साल मेरे पास 98 है, फिर 96 है, फिर 94 है, एंड सो ऑन. मतलब आई एम जस्ट सेइंग 2 रुपीज में कम कर रहा हूँ, वैसे तो 2% वैल्यूज चेंज होती रहेंगी. करेक्ट. बट एक बात बताओ, एज एन एलपी मेरे को एक वीसी फंड की जरूरत क्या है? कांट आई गो डायरेक्टली टू दी, और पीपल कांट गो स्टार्टअप डायरेक्टली टू दी? इन्वेस्टिंग एक तो बहुत रिस्की है, बिकॉज 90-92% स्टार्टअप्स ऐसी होती हैं जो अगर आपने 100 स्टार्टअप्स में पैसे डाले हैं, 90-92 ऐसी होती हैं जो रिटर्न नहीं बना के देती. आपका रिटर्न वही 5-8% से ही आना है. तो उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो फंड मैनेजर का स्किल होता है कि वो कैसे आइडेंटिफाई करता है कि किस कंपनी में पैसे डालने. इस केस में वीसी फंड मैनेजर का वो स्किल. हाँ, वीसी फंड की जो टीम होती है जी. और एनालिस्ट होते हैं, उसमें सीएफओ होता है, अकाउंटेंट होता है, एक प्रिंसिपल होता है. प्रिंसिपल देखता है कौन सी डील्स आ रही हैं और वो फिर आगे प्रेजेंट करता है जीपी को कि हमें इसमें डालना चाहिए पैसा. ओके. डिसीजन मेकर जीपी होता है, जीपी इज, जनरल सॉरी, पार्टनर, दैट इज ओनर ऑफ द फंड, जिसने वो फंड खोला है जिसने. ओके. तो वो एक टीम रखता है. एक तरीके से बेसिकली जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हो गया. हाँ, करेक्ट. राइट. करेक्ट. ओके. सो वी स्टार्ट विद एलपी, देन वी कम्स टू जीपी. जीपी के नीचे एक टीम है, एंड देन द मनी. सो जितने भी जो स्टार्टअप्स होते हैं, ये लोग जो इन्वेस्ट, जो अपनी पिच देते हैं, बेसिकली ये वेंचर कैपिटलिस्ट फंड मैनेजर को देते हैं, एनालिस्ट को देते हैं, प्रिंसिपल को देते हैं, अलग अलग तरीकों से अप्रोच करते हैं. फाइनल जीपी को देना पड़ता है. फाइनली वो डिसीजन जीपी का होता है कि वो इन्वेस्ट करना है नहीं करना. ओके. और जो जीपी की भी अपनी स्किन भी लगी होती है गेम में, लाइक 3-20% ऑफ द मनी उसका खुद का लगा होता है. एज पर सेबी जीपी को भी अपना पैसा उसमें अटकाना पड़ता है. सिर्फ ये नहीं है कि 100% बाहर से लेते. ये हाल ही की गाइडलाइंस में चेंज है कि ये पहले से है? शुरू से. ओके. सो 3 to 20% जीपी 20% मेरे कई जान पहचान वीसी फंड वालों ने 20% तक स्पॉन्सर कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, और वैसे 3% तक you can put it. So just to put the perspective right, in this entire value chain, the 3 stages: LP, GP, and his team members, and the people who are in who need the money, right? Organizations. और आप जो हैं, आप ये GP वाली कैटेगरी में, यहाँ पे आपका स्थान है. करेक्ट. करेक्ट. Now, when people come to you and pitch, what is that कि आप उनमें क्या देखते हो कि, और उसे कैसे evaluate करते हो कि उसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, आप या आपकी फर्म जैसे? आप ये मान के चलो कि आपने अगर थोड़ी बहुत मार्केटिंग की हुई है तो आपको 20 डील्स हर दिन मिलेंगी. हर दिन 20 डील्स मिलेंगी, जिसमें से 10 डील ऐसी होंगी जो किसी ने सोचा मैं स्टार्टअप करूंगा, उसने एक पिच डेक बना लिया और उसने आपको भेज दिया और वो फॉलोअप करने लग गया, पैसे दो पैसे दो पैसे दो. मतलब आप डिसाइड करो. पिच डेक बनाना तो सबसे आसान है. हाँ, तो पिच डेक तो आजकल बहुत आसानी से बन जाता है और उसके अंदर वही स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं सारी जो लोगों को पता होता है क्या है. लेकिन वो एक इन्वेस्टेबल कंपनी नहीं मानी जाती. इन्वेस्टेबल कंपनी वही मानी जाती है जिसके अंदर फाउंडर को पता हो वो क्या बिजनेस कर रहा है, सेक्टर कैसे चलता है, और वो पैसे से क्या करना चाहता है, कितना शॉर्ट टर्म अचीव करना चाहता है बिफोर ही टेक्स द नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग. जब ये क्लैरिटी होती है फाउंडर को, तो फाउंडर के अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, उसको अपना बिजनेस प्लान भी समझ में आना चाहिए, एंड अगर वो उसी सेक्टर से आया हुआ आदमी है तो इट इज़ बेटर. एक वो फाउंडर इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा बिजनेस प्लान कि आपने प्रॉफिट जनरेटिंग बिजनेस प्लान बनाया है जो यूनिट इकोनॉमिक्स के ऊपर अच्छा है, या फिर आपने लॉस मेकिंग बिजनेस प्लान बनाया है कि हमें तो रेवेन्यू करना है, बस रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है, ग्रोथ रेवेन्यू के टर्म्स में देखनी है, लास्ट में कुछ बचेगा नहीं बचेगा वो बाद में देखा जाएगा. तो वो किस टाइप का बिजनेस प्लान है. पहले इन्वेस्टर्स जब इंडिया में स्टार्टअप फंडिंग शुरू हुई थी बहुत अच्छे लेवल पे 2016 के आसपास, तब वो किसी भी जगह पे पैसे डाल देते थे वीसी वाले. अब नहीं डालते. अब दे सी द रेवेन्यू की होना चाहिए, सिर्फ प्रोडक्ट से काम नहीं चलेगा. दे सी द फाउंडर, दे सी द अभी तक क्या अचीव किया है कंपनी ने, ये सारी चीज़ें देखते. तुषार, आपने ना कुछ ऐसी बातें की जिसमें ना मेरे, आपसे तो नहीं बट उसमें काफ़ी सारे सवाल हैं, और हो सकता है वो थोड़े आपको लगे कॉन्ट्राडिक्टरी या मतभेद हो. सो आपने कहा कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो 2016 में किसी में लगा रहे थे. व्हाट इज व्हाट लाइक भेड़ चाल थी, फोमो था? फोमो था क्योंकि नई नई चीज़ आई थी मार्केट में और पहली बार लोगों को पता चला था कि टाइगर ग्लोबल ने फ्लिपकार्ट में डाले हैं, टाइगर ग्लोबल ने वहाँ डाले हैं, यहाँ डाले हैं. तो जैसे चाइना में अलीबाबा इतना बड़ा हो गया और जो
ये सॉफ्ट बैंक के फाउंडर है मासायोशी सोन। मासा का जो वैल्यूएशन था अलीबाबा में शेयर्स का वो 100 बिलियन प्लस था। लोगों ने जब देखा कि ये अच्छा मतलब चाइना में हुआ है, तो देन दे अटेम्प्टेड द सेम इन इंडिया। और इंडिया इज़ अ कंजम्पशन ड्रिवन मार्केट, मतलब आवर कंजम्पशन इज़ द बिगेस्ट शेयर इन जीडीपी। तो सब कंजम्पशन वाली कंपनीज, कंज्यूमर कंपनीज बना के उसमें तो पीपल आइडेंटिफाइड कि दिस इज़ द वे वी कैन मेक मनी। उसके बाद फिर लोगों की अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हुई। पहले तो कोविड से पहले तो आइडिया स्टेज या कोई बहुत जल्दी पैसे चेक काट देते थे, आजकल नहीं काटते थे। कोविड ने सबको सिखा दिया कि नहीं ये 40% कंपनीज बंद हो गई थी एंड डिजिटल में शिफ्ट हो गई थी बहुत सारी कंपनीज। दे ओपन देयर ऑनलाइन, सबने प्लेटफॉर्म्स खोल लिए थे। लेकिन कोविड ने थोड़ा डिसिप्लिन ले आया लोगों की एलोकेशन ऑफ फंडिंग में। और जिस तरह से जूम एकदम से 42 बिलियन की हो गई और जिस तरह से वो सारी चीज़ें इतना बूम मार गई, तो एक मैड रश क्रिएट हो गया, एक फोमो क्रिएट हो गया और लोगों ने बस डालना शुरू कर दिया पैसा। और वो फिर बाद में थोड़ा करेक्शन आया था, फंडिंग विंटर आई थी यूएस में, उसकी वजह से ग्लोबली एक रिडक्शन आई थी फंडिंग में। अब थोड़ी चीज़ें डिफरेंट हैं, फंडिंग अच्छी चल रही है लेकिन प्रॉफिटेबल कंपनीज में चल रही है, अच्छी यूनिट इकोनॉमिक्स वाली कंपनीज में चल रही है, जो सेक्टर ऑलरेडी प्रूवन है उनके अंदर चल रही है, तो वो हो रहा है। बट आप इसमें देखो, आपने ना एक पहले बात की कि हम बिजनेस प्लान देखते हैं कि प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। अब लॉट ऑफ कंपनीज आर इन अ पोजीशन दैट दे नेवर मेड प्रॉफिट, राइट? एंड उन्होंने नए टर्म्स कॉइन कर दिए, जीएमवी एंड सो ऑन। मतलब ये होड़ लगी पड़ी है कि कौन पैसा कितना बर्बाद करेगा। अगर मैं बड़ी सिंपल बिजनेस मेट्रिक से जाऊं, राइट, तो अगर आप कहते हो कि हम वो देते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे नहीं है। आप बोल रहे हो कि उसकी बैकग्राउंड हम चेक करते हैं, वी हैव अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ जेंसॉल। इनफैक्ट मुझे तो वो डे वन से मेरे को नहीं समझ में आई थी, मैंने वो खुद कैब्स यूज की हुई हैं, कि गाड़ी खरीद के आप एग्जिस्टिंग फ्लीट ओनर उबर जैसी कंपनी से किस यूएसपी पे आप फाइट कर रहे हो? मतलब आई मे बी माई नॉलेज इज लिमिटेड, बट आपने ईवीज का ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब ईवीज में भी अलग उसमें सोच है। कई लोग कहते हैं कि इट इज चीपर देन पेट्रोल एंड आइस इंजन। मुझे नहीं पता, क्योंकि लोगों की कईयों की कैलकुलेशन में वो 8 साल के बाद जो बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो तो कंसिडर की नहीं होती। नाउ आपके जैसे जो जीपी एंड वीसीज हैं, आप लोग अच्छी जगह से पढ़ाई करके आते हो, आप लोगों का एक्सपीरियंस होता है, ये तो बड़ी बेसिक कॉमन सेंस है कि नई महंगी गाड़ियां खरीद के, तो यहाँ पे आप कैसे चेक कर रहे हो कि ये बिजनेस जो है, और मैं इसके लिए आपको दोषी दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपने जेंसॉल में पैसा नहीं लगाया, मैं आई डोंट वांट टू सिंगल आउट अ इंसिडेंट, बट यहाँ पे कॉम्बिनेशन मैं बोल रहा हूँ कॉमन सेंस का। आप देखो, आपने डे वन से बिजनेस मॉडल बनाया कि पैसा नहीं बनाओगे, मैंने जीएमवीज की बात की। आपने दूसरी बात एथिक्स और इंटीग्रिटी तो आपने देख लिया कि जैसे भी कि डिटेक्ट के बाद क्या हुआ है वहां पे। द थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो व्हाट इज सो क्लियरली एविडेंट, ऐप रीडिंग, ऐप हेलिंग कैब्स। अगर आप बाहर भी जाओ इंडिया के बाहर, यू हैव ग्रैब, राइट, and you have other companies. Now they are almost operating at a particular point where they can never make a profit, क्योंकि जैसे ही वो प्रॉफिट बनाएंगे आप मार्केट शेयर लूज कर दोगे। तो फिर आपके जैसे लोग देख क्या रहे हो कंपनीज में करने की बजाय, क्योंकि इसमें एक कॉमन मैन और टीयर 2 एंड टीयर 3 टाउन, जिसको वाकई में ना, जो रोज सुबह आके शटर खोल रहा है और डाउन कर रहा है और जो 10 रुपए कमा के जा रहा है, जिसको शार्क टैंक पे हो सकता है आने का कॉन्फिडेंस ना हो, राइट, वो तो बेचारा घर में बैठा हुआ है, उसको फंडने के लिए आप लोग पूछ नहीं रहे जो रियल बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डेक्स देख के, प्रेजेंटेशन देख के डिसीजंस हो रहे हैं। ये इसको आप सोने और पीतल में कैसे परखोगे? ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। बेसिकली क्या है कि जो बिजनेसेस न्यू एज बिजनेसेस की तरह आप सोचते हो और जिनका ऑलरेडी कोई ना कोई कंपनी ने करके दिखाया हुआ है, तो हर किसी को लगता है दिस इज द फास्टर वे ऑफ मेकिंग मनी। जैसे उबर ने इतने सालों तक यूएस का कोई सेलिब्रिटी या एचएनआई नहीं होगा जिससे फंडिंग ना ली हो।
दे जस्ट टुक मनी फ्रॉम एवरीवन। करेक्ट, दे वर द मोस्ट और वैल्यूड। वैल्यूएशन प्राइवेट लिस्टिंग से पहले वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यूएशन, करेक्ट, और तब भी लॉस में थे। लिस्टिंग होने के बाद भी लॉस में थे, और बाद में उन्होंने जो अनप्रॉफिटेबल मार्केट्स हैं उसमें से अपना कटिंग करके और रेट्स बढ़ा के उन्होंने प्रॉफिट किया जनरेट। तो ब्लू स्मार्ट की ज़रूरत ऐसे पड़ी मार्केट को कि उबर के ड्राइवर्स से लोग परेशान थे, उबर और ओला के ड्राइवर्स से। हाँ, गाड़ियाँ साफ नहीं होती थी, लोग फ़ोन पे बात करते थे ड्राइवर्स, और एसी नहीं चलाते थे, करेक्ट, और विमेन को सेफ्टी इशू भी था। करेक्ट, तो इस वजह से इट केम आउट, और जिस टाइम पे सीएनजी फ्लीट चलती थी उबर की, ओला की, इसने इलेक्ट्रिक में लॉन्च किया। तो यू आर राइट कि एसेट हैवी मॉडल रखना वाज अ रॉन्ग डिसीजन, बिकॉज एंड ऑफ द डे जब उसकी लाइफ खत्म हो गई तो वो सारा जो हिट आया आपका, तो वो खुद ही के पास आया हिट। तो महंगी गाड़ी भी है, इलेक्ट्रिक इज कॉस्टलियर देन पेट्रोल व्हीकल है, सीएनजी व्हीकल है, और फिर आप बैटरी भी रिप्लेस करते हो। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट उस टाइम पे वो इसलिए इतना कैच कर गए बिकॉज कंपनी ओन कार्स थी। तो कंपनी ओन कार्स की वजह से ड्राइवर्स बहुत वेल ट्रेड थे, वो दरवाज़ा खोलते थे, वो उसके बाद साफ रखते थे, उनके ऊपर बहुत प्रेशर था टू गिव अ क्वालिटी सर्विस। और ऐसे में आपको लोग बता दूं, इंक्लूडिंग मी, जो ब्लू स्मार्ट ही यूज़ करते थे, बिकॉज वी वांटेड अ सेफ नाइस राइड जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। उसकी डिमांड की वजह से वो क्रिएट हुई थी सर्विस, और वो चल ठीक रही थी। लेकिन अगर उनकी फॉलो ऑन फंडिंग रुकी ना होती, उनकी एक स्टेज के बाद फॉलो ऑन फंडिंग नहीं मिली उनको, क्योंकि उनके लॉसेस थे, और फिर इन्होंने कुछ दैट्स अ पॉइंट आई वांट टू से। आपका ये कहना है कि देयर वाज अ नीड। नाउ मेरे को नहीं पता वो कितनी बड़ी नीड थी, क्योंकि ड्राइवर का बिहेवियर वगैरह ठीक है, अगर आप एम्प्लॉय हो तो चांसेस हैं कि आप बेटर सर्विस दोगे कंपेयर टू, बट लुक एट द अदर वे अराउंड। जो ड्राइवर वैसे एम्प्लॉय नहीं है, जो अपनी गाड़ी कर रहा है, वो उसका मोटिवेशन भी बहुत हाई हो सकता है। आज की डेट में ऊबर में आपको साफ गाड़ियाँ। वो अपने आप को ये सोचते हैं कि गाड़ी तो मेरी है, तो ये मेरा डिसीजन चलेगा इसमें। कई सारे आपको ड्राइवर्स ऐसे मिलेंगे जिनको जो ट्रेनिंग ब्लू स्मार्ट के ड्राइवर्स को मिली थी, बट उनकी कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है। बट उसमें मेरे को एक बात बताओ, ठीक है वो जो भी डिमांड है, एसेट हैवी मॉडल है, राइट? एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट आप लोगों को तो ये डे वन पे, एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू नॉट टू टेक इट पर्सनली। ब्लू स्मार्ट वाज एसेट लाइट। हाँ, ब्लू स्मार्ट वाज एसेट लाइट। जेंसोल हैड द कार्स इन इट्स बैलेंस शीट। जेंसोल ने खरीद के ब्लू स्मार्ट को रेंट पे दे रखी थी, तो लोगों ने ब्लू स्मार्ट में पैसा डाला। पर पैसा तो एक जेब से दूसरी में जा रहा है ना। आप उसका मतलब ये तो वही बात हो गई, राम प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा और दूसरा लक्ष्मण प्रसाद दशरथ शर्मा, राइट? वहां से पैसा दूसरे जा रहा है। अल्टीमेटली द मैनेजमेंट एंड ओनरशिप वाज समवेयर कन्वर्जिंग। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हम इस एग्जांपल को नहीं लेते, हम एक नॉर्मल आपसे बात कर रहे हैं। दिस इज वेरी क्लियरिंग एग्जांपल कि एक एसेट हैवी मॉडल है, चाहे उसको पैसा कहीं से भी आ रहा हो। एज एन वेंचर कैपिटलिस्ट, राइट, आप लोगों को क्या चीज है जो बड़ी एक्साइट कर जाती है कि आप ऐसी चीज इग्नोर कर देते हो, एंड इन ऑल राइट स्पिरिट, और आप ये कॉल ले लेते हो कि इस पे पैसा लगाना चाहिए? इज इट द न्यू आइडिया, और इज इट द न्यू टेक्नोलॉजी, इज इट द इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट? हाउ डू चेक ऑल दिस? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो बड़ा बेसिक बिजनेस, मैं आज की डेट में बोलता हूँ मेरे को रिटेल स्टोर्स खोलने हैं, मेरे को पता है रिटेल में मेरा मार्जिन इतना है, सेट है, इंडस्ट्री जन जन्मांतर से चलती आ रही है, 15 स्टोर खोलने, पैसे दे दो, आप नहीं दोगे? देखो, एक ना एक्स फैक्टर होता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे यू आर बेटिंग ऑन अ हॉर्स विच इज अ फाउंडर। वो एक्स फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फंड जनरेट करने की कैपेबिलिटी वो भी सब फाउंडर्स में नहीं होती। तो अभी मैं बताऊं, एक फंड है जिसमें एनआरआईज का पैसा लगा हुआ है। अभी उन्होंने रिसेंटली 2 पिचेस भेजी मुझे कि आप पार्टिसिपेट करो। उन दोनों को मैं पहले से जानता था, जिन फाउंडर्स की पिचेस भेजी, और मैंने ये देखा कि वो दोनों ने ऐसे लोग सेलेक्ट करे जो इतना कॉन्फिडेंट फाउंडर था कि वो वीसी से नॉर्मली बात करता था, भाव दे के बात नहीं करता था। मतलब वो कहता था, भाई तुम नहीं दोगे तो मुझे कहीं और से मिल जाएगा, मेरा तो बिजनेस ग्राउंड पे दिख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसने एग्जीक्यूट किया हुआ था, एग्जीक्यूट किया हो, दोनों में ने एग्जीक्यूट, अच्छा रेवेन्यू था। तो प्रॉफिटेबिलिटी थी। प्रॉफिटेबिलिटी तो तक तो मैं पहुंचा नहीं, जी। बिकॉज जो वैल्यूएशन उन्होंने मांगी जिस रेवेन्यू पे, वो मेरे को एब्सर्ड लगी। बट फाउंडर मार्केट फिट था। मतलब दोनों के फाउंडर्स जो थे, दे वर टोटली
अंडरस्टूड द बिजनेस, अंडरस्टूड द सेक्टर, दे वर वेरी कॉन्फिडेंट, दे अंडरस्टूड कि वीसी को क्या चाहिए शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, वीसी को रिटर्न चाहिए, एग्जिट चाहिए, तो वो सारी चीज़ें दे अंडरस्टूड क्वाइट वेल। तो उसको ऐसा नहीं था कि मतलब आप एक बंदे के अंदर पैसा डाल रहे हो, फिर आप उसको हैंड होल्ड करना पड़ रहा है, अगले राउंड के लिए हैंड होल्ड करना पड़ रहा है, फिर आपको उसको कुछ रिसोर्सेज ला के देनी पड़ रही हैं, कि मतलब वो इंडिपेंडेंट डिसीजन टेकर्स थे और काफ़ी अच्छी तरह से बिजनेस चला रहे थे। जस्ट टू कम बैक, इफ आई हैव टू आस्क यू, मुझे एज अ वीसी, एज अ जीपी, आप मेरे को बताओ 5 चीजें जो आप देखते हो वीसी में, वो 5 चीजें आप क्या देखते हो? तो जैसे मैंने बताया, एक तो फाउंडर हो गया कि फाउंडर मार्केट फिट कितना है, दूसरा अभी तक जो कराया है उसने, उसके अंदर टेलविंड्स थी या नहीं थी, मतलब उसने अभी तक फॉर एग्जांपल कोवर्किंग स्पेस में काम किया है, तो अभी तक जो उसने कोवर्किंग बनाई है वो फुल चल रही है, वो मतलब उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, तो वो टेलविंड्स होनी चाहिए सेक्टर में। जैसे बट ये तो अगर स्टार्टअप है तो उसके पीछे पास तो पीछे का एक्सपीरियंस नहीं होगा। हाँ, तो उस स्टेज पे तो डालते ही नहीं ना, बिकॉज बहुत अर्ली स्टेज पे वी आर नॉट द वंस जो इतनी अर्ली स्टेज पे वी कैन टेक अ कॉल, बिकॉज जितना आप अर्ली जाते हो उतना आपको बंदे के ऊपर ही इन्वेस्ट करना पड़ता है कि ये करके दिखा देगा, तो बहुत बड़ा रिस्क होता है, इट इज लॉट ऑफ रिस्क। तो एक फाउंडर हो गया, एक टेलविंड्स करंट बिजनेस की है या नहीं, तीसरा वो टेक्नोलॉजी कितना यूज़ कर रहा है। अभी एक कंपनी आई थी जिन्होंने बहुत ही क्यूरेटेड स्टेज, हिल्स के अंदर कोई यूनिक प्रॉपर्टीज, उनको इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था, बट वो प्लेटफॉर्म ना ऑनलाइन नहीं था, इट वाज एन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। तो अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में जाते हो जिसमें अभी ऑनलाइन है ही नहीं, तो आप डिसइंसेंटिवाइज फील करते हो कि इसमें यार प्लेटफॉर्म ही नहीं है, तो ये स्केल कैसे करेगा। तो इस वजह से टेक्नोलॉजी का कितना रोल है उस बिजनेस के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे एक मेरा फ्रेंड था, उसकी एक कंपनी थी अमेरिकन सॉन, तो $20 मिलियन रेस करे थे एस्ट्रो ग्रुप मलेशिया से। तो जब कंपनी बंद हुई तो दे एनालाइज कि हमने कहाँ गलती करी है, तो 20 में से $12 मिलियन फेसबुक और गूगल पे बर्न किए हुए। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंटेलिजेंट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, दे यूज परफॉर्मेंस मार्केटिंग, और वहाँ पे इन्होंने सारा लॉसेस किए हुए थे। तो जो फाउंडर होता है ना, जिसको एक एक पेनी खर्च करते समय ही शुड बी वेरी कॉशियस, कि मतलब मैं बहुत ही सोच समझ के खर्चा कर रहा हूँ, एंड आई एम डूइंग एवरीथिंग विद द राइट मनी, नॉट ओवर बर्निंग द मनी। कैश बर्न ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो फाउंडर को कैसे जज करते हो? फाउंडर, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, उसकी इंटीग्रिटी, एथिक्स, कैसे जज करते हो? आपको ना रैंडम कॉल्स करनी पड़ती हैं, फाउंडर बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है। जैसे हम ड्यू डिलिजेंस जब करते हैं, फाउंडर ने बोला मैंने यहाँ से पढ़ाई करी, देन आई डिड दिस, देन आई डिड दिस, सो यू नो जस्ट टॉक टू दोज पीपल। उस फाउंडर से 10 नंबर लो मोबाइल, सबसे बात करो, अच्छा ओके, इसने वाकई में सेम स्टडीज़ की हुई है, वाकई में ही अंडरस्टैंड दिस टेक्नोलॉजी। आपकी टीम में 2-3 कंप्यूटर इंजीनियर्स होने चाहिए, IITians होने चाहिए, जो देखे कि ये फाउंडर की जो बातें कर रहा है वेदर इट इज़ फ्रेश टेक्नोलॉजी, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, या फिर नहीं है। तो जितना वो कमिट कर रहा है वो सच है या नहीं, दैट इज़ वन थिंग। सेकंड, वो मतलब सिर्फ फंडिंग रेज करने के लिए उसने स्टार्टअप नहीं होनी चाहिए। द बिजनेस शुड हाउ डू हैव यू जज दैट? क्योंकि कई लोगों का बिजनेस प्लान बैलेंस ही शीट ये तो होता है होती है। कि मैं तो भाई एग्जिट मेरा इस टाइम पे वैल्यूएशन करेंगे, एंड विच इन मेनी वेज मे नॉट बी ब्रिंगिंग वैल्यू टू द मासेस। वो कैसे जज करते हो? वो आपको पता चल जाता है, बिकॉज जब आप फाउंडर से बात करते हो और वो उसकी जो जो उसने कमिट आपसे किया हुआ है वो बैलेंस शीट में दिख रहा होता है, या फिर आप ड्यू डिलिजेंस करते हो कंपनी की तो निकल के आता है। तो इसमें एक बात बताओ, क्योंकि फाउंडर है या स्टार्टिंग है, बैलेंस शीट फर्ज करने के कितने, मैं आई एम सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा डेविल्स एडवोकेट हो रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें होती हैं, हम बार बार देखते हैं कि जो हमने एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले भी बात किया था जनसोल का, कि थिंग्स गो रॉन्ग। पैसे से गोल्फ किट खरीदा जा रहा है, घर बड़े बड़े खरीदे जा रहे हैं, राइट? नाउ माय क्वेश्चन इज कि बैलेंस शीट की ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करते हो? ड्यू डिलिजेंस करके, एक एजेंसी होती है जो ड्यू डिलिजेंस करती है इंडिपेंडेंट, उनके सारे इनवॉइसेस चेक करती है कि एक्चुअल में रेवेन्यू जो है जेन्युइन है या नहीं, जो खर्चे हैं वो पूरे डाले या नहीं डाले। तो यह पूरा तो सैनिटी चेक करते हो? तो वो ड्यू डिलिजेंस एक पूरा प्रोसेस होता पूरा है, 4 प्रोसेस टाइप की चीज़ें होती हैं उसमें। एक तो फाउंडर बैकग्राउंड डिलिजेंस होती है, जिसमें हम रैंडम कॉल्स करते हैं। दूसरा होता है अकाउंटिंग कितना जेन्युइन है या नहीं।
उसके लिए ऑडिट करना पड़ता है कंपनी का, तो वो ऑडिट करती है एजेंसी। तीसरा, टेक्नोलॉजी जेन्युइन है या नहीं, उसके लिए आपकी टीम में टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं जो टेक्नोलॉजी स्टडी करते हैं कि ये जेन्युइन एल्गोरिथम है, जेन्युइन प्लेटफॉर्म है या नहीं। और चौथा, जो कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी ने साइन किए हुए हैं, तो वो अच्छे कॉन्ट्रैक्ट साइन करे हैं विच इज़ इन फेवर ऑफ द कंपनी, या फिर बिजनेस बढ़ाने के लिए साइन करके बैठे हैं। तो वो चारों चीज़ें चेक करनी पड़ती है। ऑलराइट, सो ये तो मेरे सवाल हुए कि आप उनको कैसे जज कर रहे हो। अब थोड़ा सा पलट लेते हैं इस बात को। मैं एक जनरली बिजनेस खड़ा करना चाहता हूँ, मैं गया एंड ऑब्वियसली मेरे को कोई मासायोशी योशी-सान साहब सॉफ्ट बैंक के या सिक्वोया कैपिटल तो डे वन पे एंटरटेन शायद नहीं करेगा, राइट? मैं कैसे इवैल्यूएट करूँ कि मेरे को किस वीसी के पास जाना चाहिए, किस वीसी की क्रेडिबिलिटी है और मेरे को उससे बेस्ट डील कैसे करनी चाहिए? इस पे अगर आप थोड़ा तो इसमें ये है कि अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको कौन ट्रस्ट करेगा आपके ऊपर? वही ट्रस्ट करेगा जो आपको जानता हो। तो शुरू में सिर्फ फ्रेंड्स एंड फैमिली ही डालते हैं पैसे, लेकिन आपने अपने काम की करते करते आपको एक कोई रिच आदमी मिला, तो उसको आपने, वो कन्विंस्ड है आपसे कि आप ये बंदा सही है, उसको आपने बोला मैं एक नई कंपनी खोल रहा हूँ, कैन यू पुट सम मनी, तो वो एंजल इन्वेस्टर बन के वो आदमी पैसे डाल सकता है। तीसरी ऑप्शन, शुरुआत ऐसी होती है, शुरुआत यही है, फ्रेंड्स चाहे एंड कितनी फैमिली। भी बड़ी कंपनी हो, आप फ्रेंड्स एंड फैमिली से शुरू करते हो, एंजल इन्वेस्टर पे जाते हो, राइट। ओके। लेकिन जिन्होंने पहले एग्जिट लिया होता है, जिन्होंने ऑलरेडी सक्सेस की होती है, उनको तो शुरू में ही $15 मिलियन, $25 मिलियन मार्केट दे देती है। जैसे कुणाल शाह जो क्रेड के हैं, क्रेड से पहले फ्री चार्ज $300 मिलियन का बेचा था स्नैपडील को। तो उन्होंने जब क्रेड शुरू करी, उनको शुरू में ही आई थिंक दे ही गॉट अराउंड $15 मिलियन। लेकिन ज्यादातर लोगों को क्योंकि he had a credibility. ज्यादातर लोगों को फ्रेंड्स एंड फैमिली से मिलता है, फिर एंजल से मिलता है, उसके बाद एक्सेलेटर्स और इंक्यूबेटर्स हैं। जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें 500 से ज़्यादा इंक्यूबेटर चल रहे हैं और उसमें 100 एक्टिव हैं। तो वो स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर आपको 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख ग्रांट्स प्लस फंडिंग वो मिल जाती है। फिर एक्सेलेटर्स खुले हुए हैं जो प्राइवेट लोगों के हैं एक्सेलेटर, जैसे पुणे में एक बहुत अच्छा एक्सेलेटर है स्टार्टअप भी। फिर इधर GSF अकेडमी है गुड़गांव में, मिस्टर ये राजेश क्या साहनी। करते हैं? So And how are they different from VCs? they are different from VCs because they invest early and they invest after seeing the company for quite some time. So मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली के बाद एक्सेलेटर्स आते हैं, Angels. एजेंट्स के बाद एक्सेलेटर्स। एक्सीलेटर। तो एक्सीलेटर क्या करते हैं, सपोज एक एक्सीलेटर को एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, उसकी थीसिस है कि वो उस सेक्टर में डालेगा, तो वो क्या करते हैं, कोहॉर्ट बनाते हैं। कोहॉर्ट होता है ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड कंपनीज। तो वो मार्केट से 20, सपोज D2C में डालना है, 20 D2C कंपनी सेलेक्ट करेगा, पहले एप्लीकेशंस ओपन करेगा, लोग उसमें अप्लाई करेंगे, उसमें से 20 कंपनी सेलेक्ट कर लेगा, फिर उनका एक बैच बनाएगा और उनको क्लासेस देगा, मेंटर्स को बुलाएगा उनसे D2C के कि आप एड्रेस करो इनको, क्लासेस दो, और वो पूरा जो प्रोग्राम होगा उसके चार्जेस होंगे। ही विल चार्ज 50,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। उनमें से चूज कर लेगा कि इस 20 में से मैं इनको 2 महीने से देख रहा हूँ, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, प्रोग्राम के एंड में उन 20 में से 5 को ऑफर दे देगा कि आई विल पुट 25 lakhs इन यू, 20 lakhs इन यू, एंड आपने हमें 2 महीने तक देखा है, हमने कितना आपको मेंटर से मिलवाया, कितना हमने आपको हेल्प करने की कोशिश करी, एजेंसीज से मिलवाया, अच्छे रेट दिलवाए एजेंसीज से, तो आप हमारे साथ साइन अप करो, वील टेक बिटवीन 3 to 8% इक्विटी एंड वील पुट बिटवीन 20 to 40 lakhs। तो वो ऐसे का एक मोडस ऑपरेंडी है। सो बेसिकली कम्युनिटी बना ली, कम्युनिटी में वो एक्सपीरियंस लोगों को बुला लिया, उनसे उनको ज्ञान दिया, आगे देखा कि कोई कितने परिश्रमी स्टूडेंट्स हैं उसमें से, क्लास बनाई, क्लास में अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स को बुलाया, टीचर्स को बुलाया, ज्ञान दिया, देखा क्लास में सबसे होनहार बच्चे कौन से असाइनमेंट कौन कंप्लीट कर रहे हैं टाइम पे, उनको बोला कि तुम्हारी नेक्स्ट एजुकेशन के लिए मैं तुम्हें पैसा देता हूँ फॉर योर PhD और योर मास्टर्स, आई विल फंड यू, बट तुम मेरे को अपनी सैलरी में से पे चेक में से इतना % दे देना लाइफ लॉन्ग, राइट? मोटी ये बात है। सो पढ़ाई हर जगह करनी पड़ती है। करेक्ट, पढ़ाई तो स्टार्टअप तो जब से Y कॉम्बिनेटर आया है और जब से ये गुरुज हैं इतने बड़े बड़े जो इतना नॉलेज देते हैं चीज़ों के बारे में, दिस इंडस्ट्री इज नॉलेज ड्रिवन। कैसे मार्केटिंग के थ्योरम्स होते हैं, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, कितनी प्रैक्टिकल होते हैं, कितने आपकी थिंकिंग के लिए होते हैं, हर चीज़ स्ट्रक्चर। सो एक बात बताओ, आपने एक स्टार्ट्स बोली लाइक 92%, 90% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल, परहैप्स इट वुड बी मोर आल्सो,
बट जब इतने स्मार्ट लोग हैं और वो इतने स्मार्ट लोगों को इवेल्युएट कर रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस दैट स्टार्टअप्स फेल? बिगेस्ट रीजन तो ये है कि दे समहाउ थॉट कि ये वाला प्रोडक्ट चलेगा एंड दे परसिस्टेड विद इट, लेकिन उनको काफ़ी लेट पता चलता है कि ये प्रोडक्ट एज अ टेकी मैंने अच्छा बनाया है, लेकिन एज अ कस्टमर इसकी डिमांड नहीं है, क्योंकि लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो कि वो चीज़ें क्या है। तो इसलिए आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से चलते हो, पहले प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बनाते हो, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के बाद मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाते हो, MVP, जिसमें एक प्रोडक्ट की शेप होती है, फीचर्स होते हैं, ऐप दिख रही होती है। फिर PMF बनाते हो, प्रोडक्ट मार्केट फिट, जिसमें आप उसमें उसको मार्केटिंग करके उसको बेचने की कोशिश करते हो, मार्केट से फीडबैक लेते हो, प्राइमरी फीडबैक, सेकेंडरी फीडबैक, ऑनलाइन ऑफलाइन, फिर आप उसको बेचने की कोशिश करते हो, फिर आप कहते हो मार्केट को PMF अचीव हो गया, हमने 10 यूनिट बेच के दिखा दी। तब मार्केट कहती है ओके, VC का बंदा कहता है ओके, योर रेवेन्यू, अर्ली रेवेन्यू इज देयर, नाउ प्रोडक्ट इज देयर, आई लाइक इट, सो आई विल इन्वेस्ट मनी। एंड 80% 90% VCs आपको उस स्टेज पे मिलेंगे जब रेवेन्यू आना शुरू हुआ है और उसको मार्केटिंग का पैसा चाहिए स्टार्टअप को, तो कहते हैं मेरे से 10 करोड़ ले ले, 9 करोड़ इसमें से मार्केटिंग में डालियो, तो जो तेरा 50 lakhs का सेल है ये बढ़ के 25-30 करोड़ हो जाएगा और मेरी वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली बढ़ के 5 टाइम 10 टाइम्स हो जाएगी। तो वो गेम VC खेलना चाहता है, ज़्यादातर VC ये वाला गेम खेलना चाहता है कि मेरे से मार्केटिंग का पैसा ले लो, रेवेन्यू बढ़ा दो और मेरी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। ओके, अब उस केस में हमारे पास, बट स्टिल द पॉइंट आई वांट टू आस्क एंड एम्फसाइज अगेन, यहाँ स्मार्ट VCs बैठे हुए हैं, नॉलेज इंडस्ट्री है और यहाँ स्मार्ट फाउंडर बैठा हुआ है, तो इतना PMF ये सब करने के बाद व्हाट इज द फेलियर पॉइंट जनरली, व्हाई दे फेल? इज इट कि जो टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं वो ज़्यादा फेल होते हैं क्योंकि वो मार्केट नहीं समझते, और इज इट जिनको टेक समझ में नहीं आती वो ज़्यादा फेल होते हैं क्योंकि वो टेक को इम्बाइब नहीं कर पाते एक जेन्युइन कस्टमर नीड में? क्या ट्रेंड है? मैं आपको एक छोटी सी बात एग्जांपल देता हूँ। आपके experience हर कोई जो स्टार्टअप है वो कहती है हम एक नई ऐप शुरू करेंगे, हम्म, लेकिन आप एज अ कस्टमर सोच के देखो, आप अपने मोबाइल में कितनी ऐप्स चाहते हो? फेसबुक होती है, इंस्टा होती है, लिंक्डइन होती है, जोमेटो होती है, गूगल की ऐप्स होती हैं जो डिफ़ॉल्ट से होती है, गूगल पे होती है, जीमेल होती है, एक बैंकिंग की ऐप होती है। उसके अलावा लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो लोग बहुत चूजी है आजकल, यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। और जो इंडियन कंज्यूमर है वो तो मतलब इतना हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन उसका होता है, डिमांडिंग बहुत और पैसे पैसे देने नहीं है। मतलब जो PMF इंडिया में क्रिएट होता है ना, आप दुबई के, सिंगापुर के, US के इन्वेस्टर से पूछ के देखो, अच्छा ये PMF इंडिया में क्रिएट हुआ है, इसकी बहुत वैल्यू है क्योंकि आपने 10 इंडियन कस्टमर्स को बेच के दिखा दिया प्रोडक्ट, तो आप दुनिया में कहीं भी बेच सकते हो। ये इंडियन कंज्यूमर की इमेज है दुनिया में कि यहाँ पे इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ स्टार्टअप्स, मतलब बहुत मुश्किल है स्टार्टअप चलाना, पैसे निकालना इंडियन कस्टमर से बहुत मुश्किल है, बहुत खुश करना बहुत मुश्किल। एंड दे आर नॉट फेथफुल ऑल्सो। ऐसा कोई ब्रांड लॉयल्टी नाम की चीज नहीं है। हाँ, मतलब अगला वाला तो जोमेटो से 10 रुपए सस्ता स्विगी पे मिल रहा है, वहां से मंगा ले। एक्चुअल में ये है, आप देखो मूवी लॉयल्टी नहीं है लोगों में। अगर मतलब पहले एक फॉर्मूला मूवी चला करती थी, तो ये यशराज फिल्म्स और करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन, सारे फॉर्मूले में चल रहे हैं। ये अच्छे सेट्स होंगे, घर के अच्छे सोफिस्टिकेटेड, कंट्री साइड अच्छी होगी, लव स्टोरी डाल देंगे। अब वो भी नहीं चल रही। जब से OTT आया है, पीपल वांट टू सी छत्रपति शिवाजी, रामायण, कश्मीर फाइल्स, विकी डोनर, लोग आजकल उस डायरेक्शन में निकल गए। जो क्रिएटर है वो बेचारा कंफ्यूज है कि बनाओ तो बनाऊंगे। हाँ, बिकॉज इट इज सो डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द इंडियन साइकी, और इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है इस देश में। आप एक प्रोफाइलिंग करोगे कस्टमर की, वो शायद दूसरे स्टेट में ट्रू ना हो। तो जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं, जो FDI डालते हैं ना इंडिया में, कि यू आर नॉट अ कंट्री, यू आर अ कंट्री ऑफ 27 स्टेट्स, यू आर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। हर एक के अपने इंडस्ट्रियल लॉज हैं, हर एक की लैंग्वेज अलग है। तो साउथ वाले कंजर्वेटिव ज़्यादा होते हैं, दे आर मोर डिसिप्लिन्ड एंड कंजर्वेटिव। नॉर्थ साइड में आपको अलग अलग टाइप की मिलेंगे, कंजर्वेटिविटी मीन होगा डिसिप्लिनेरियंस। ओके, सुबह टाइम पे उठना है, सुबह की पूजा पाठ करनी है, दे विल गो टू टेम्पल, दे विल वियर ट्रेडिशनल क्लोथ्स।
एंड मैरिज करेंगे तो ये नहीं कि वो शोर वोर मचा के मंदिर में करेंगे हॉल के अंदर, एंड दे विल फॉलो ऑल रिचुअल्स, एंड जनरली दे आर कंजर्वेटिव इन लाइक इन कि भाई बहुत कोई फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं होगा। हाँ, ओवरऑल इवन कंज्यूमरिज्म कम है। वो मूर्ति साहब होंगे इन्फोसिस वाले, लेकिन सिंपलिसिटी में ही विल बी सिटिंग एंड वो बहुत प्रोफाइलिंग अलग है बहुत। तो इसलिए पूरी मार्केट ही बदल जाती है। स्टार्टअप फाउंडर को जुगाड़ करना पड़ता है। तो फिर सक्सेस जो आपने देखे, जो स्टार्टअप सक्सेस हो रहे हैं, वो क्या कोड क्रैक कर रहे हैं? उन्होंने एक मार्केट का कॉर्नर ढूंढ लिया है, नीश ढूंढ लिया है। जैसे मामा अर्थ ने लोगों की ये चाह कि हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिले और हमें ऑनलाइन मिले, डिलीवर्ड एट होम, वो उसने क्रैक कर लिया, तो वो चल रहा है। और जिस टाइप से लोग ऐप्स को यूज़ करते हैं, तो कोई ऐसी ऐप जो बहुत ही लोगों को पसंद आ जाए और लोग उससे स्टिक करते हैं। जैसे चैट जीपीटी, आजकल हर जो एम्प्लॉई है वो पेड चैट जीपीटी लेके घूम रहा है कि इससे मेरी नौकरी आसान हो जाती है। आजकल ईमेल्स कितनी सुंदर आती हैं लिखी हुई। हर कोई बड़ा ही अच्छा ही, मतलब लैंग्वेज की डिक्शन हो गई है, लोगों के लिंक्डइन के पोस्ट बड़े रिफाइंड हो गए हुए हैं। दूसरी चीज़ ये प्रॉब्लम है जो मतलब इंडिया की जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो चाइना में नहीं है प्रॉब्लम, जापान में भी नहीं है, रशिया में भी नहीं है, जर्मनी में भी नहीं है, ब्राज़ील में भी नहीं है, इंडिया में है कि हम इंग्लिश स्पीकिंग है। तो हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस के प्रोडक्ट्स हैं वो डेवलप ही नहीं हो पाते। आपने मतलब देखो अभी भी हम इस फेसबुक ये सब इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं। हम जैसे चाइना ने बाइडू बनाया, चाइना ने वी चैट बनाया, गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमें सर्विलेंस करनी है सबकी, तो एक ही चैट पे ऐप पे सबको बुला दो। तो गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज किया कि सब लोग वी चैट के अंदर ही अपना प्रोडक्ट बेचें, उसी के अंदर सब डोमेन बना ले। इंडिया में आप अमेरिका वाला यूज़ कर रहे हो तो इंडियन जो कस्टमर है वो यूएस के एल्गोरिथम से गवान हो रहा है कि वो क्या देखेगा, क्या करेगा। बट इसमें एक बात बताओ, जस्ट एन ऑफ शूट टू दिस क्वेश्चन ऑल्सो, कि इंडिया में फेसबुक या गूगल या टेस्ला क्यों नहीं बनती है, एंड बाहर ही बनती है? आपके सारे आईटीएन तो यहाँ से टैक्स पेयर के पैसे से बनते हैं। आईटीएन सारे यूएस को सर्व करते हैं, अमेरिकन कंपनीज को। और वो यूएस में वर्ल्ड की जो स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका 70% यूएस स्टॉक मार्केट है। तो जो 70% मनी है वो यूएस से जनरेट हो रहा है। तो वहाँ पे जो लेवल ऑफ फंडिंग, जैसे जेफ बीजोस ने अभी बोला था कि यूएस में ये सारी कंपनीज क्यों है, इंडिया में नहीं है, बिकॉज यूएस में आप सीड स्टेज पे $50 मिलियन उठा सकते हो फॉर अ कंपनी जिसका सक्सेस चांस 10% है। जेफ बीजोस ने बोला। तो इस टाइप की रिस्क कैपिटल कहाँ अवेलेबल है? इंडिया में तो नहीं है। इंडिया में तो स्टार्टअप इंडिया वाले 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख। हमारे पास पैसे नहीं है या हमारे पास नीयत नहीं है? रिस्क कैपिटल मतलब आवर वी आर अ करेंसी, रिस्क एवर्स पीपल, आर यू सेइंग दैट? इन्वेस्टेबल सरप्लस भी तो होना चाहिए। अब लोग कहते थे इंडिया में 20-30 करोड़ की मिडिल क्लास है। आप जिस स्टार्टअप फाउंडर से बात कर लो वो आपको कहेगा मैं लिख के दे सकता हूँ कि 5 से 10 करोड़ से ऊपर नहीं है। जिसको सारे स्टार्टअप उसी मिडिल क्लास को चेज कर रहे हैं। जो परचेजिंग पावर के हिसाब से, जो जिस लेवल पे आपको प्रोडक्ट्स नीचे आके बेचने पड़ते हैं, वो लेवल पे बहुत कंपनीज ला ही नहीं पाती अपने आप को, जब तक उनके पास बहुत इजी सोर्स ऑफ मनी नहीं हो। जैसे दुबई इतना बढ़िया चलता है टैक्स फ्री, ऑयल मनी। सऊदी आजकल हॉट ऑयल मनी। चाइना $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस है साल का। 1 ट्रिलियन का सरप्लस है, इस वजह से खूब कैपिटल प्रिंट करते हैं, खर्च करते हैं, स्टॉक मार्केट्स में खूब आता है पैसा। हांगकांग सेपरेट एक उनका है, वो तो पूरा फाइनेंशियल सेंटर है, वहाँ से मोटा पैसा आता है। तो कहीं से पैसा तो आना चाहिए ना, फ्री फ्लो, जिससे आप क्रिएटिविटी करो, एम्प्लॉयज रखो, बड़े अच्छे ब्रांड्स बनाओ, फ्री फ्लो ऑफ मनी से तो जनरेट होगा। वो फ्लो ऑफ मनी इंडिया में इतना नहीं है, इट इज लेस। बहुत ही कम ऐसी कंपनीज है जिनको वीसी कहता है कि हाँ आई विल फंड यू, बहुत कम ऐसी कंपनी। सो एनी सेक्टर्स दैट यू सी कैन बी, जहाँ पे जो ऐसा पैसा जनरेट कर सकती है, नंबर वन, और ऐसे सेक्टर्स की जहाँ पे आपको पता है कि लगता है कि यहाँ पे भी फंडिंग ज़्यादा नहीं है, लेकिन इफ आई हैड ऑल द मनी तो मैं यहाँ पे पैसा लगाना चाहूँगा। देखो अब लोग ना 8-8, 10-10 घंटे स्मार्टफोन पे बैठे हुए हैं और सभी परेशान हो रहे हैं उससे, बिकॉज रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, लोग सोशलाइजिंग कम कर रहे हैं,
लोग मोबाइल पे चिपके रहते हैं तो हर चीज़ घर पे ऑर्डर करते हैं। तो डिजिटल डिटॉक्स का नीड आ गया है, टाइम आ गया है जब लोगों को ड्रॉप्ड नेक की बीमारी, आइज बर्न हो रही हैं, हेल्थ खराब है, ड्राउजी फील हो रहा है, सिर हैवी हो रहा है, 10 घंटे देखो, एवरीबडी 10 आवर्स ऑन मोबाइल, या कोई ना कोई स्क्रीनिंग कर रहे हैं, या तो कोई लैपटॉप पे कर रहे हैं, टीवी पे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इनसे और इसका पैराडॉक्स ये है कि इंसिडेंटली कई लोग ये प्रोग्राम देखेंगे, पॉडकास्ट देखेंगे और शॉर्ट्स देखेंगे, वो भी मोबाइल पे ही देख रहे होंगे। मोबाइल पे देखेंगे, बट मतलब व्हाट आई एम टू सी कि कोई भी चीज जब सेंटर से राइट या लेफ्ट जाती है करेक्ट तो वो खराब हो जाती है। जी। इट हैज टू बी द सेंटर। जब तक बैलेंस्ड करके देख रहे हो, 2 घंटे दिन में, 3 घंटे दिन में, दैट्स ओके, मोबाइल है। बट एक ही चीज मोबाइल के अंदर इतनी चीजें घुसा दी हैं कि आपको बार बार उसकी जरूरत पड़ता है। हर चीज उसी से हो रही है, कॉलिंग भी उसी से हो रही है, एप्स भी उसी पे हैं, डिजिटल डिजी यात्रा भी उसी पे खोल दी, अब हर चीज मोबाइल पे ही है। So what opportunity do you see in this? डिजिटल डिटॉक्स, जैसे एक ऐप खुली थी काम, काम आपको नेचर म्यूजिक देती है। अच्छा। कभी वॉक कर रहे हो, नेचर म्यूजिक लगा लो, या फिर रात को सो रहे हो तो सोने से पहले 15 मिनट नेचर म्यूजिक, बारिश हो रही है, तो वो मतलब 1 बिलियन से ऊपर की वैल्यूएशन है काम की, नेचर म्यूजिक देता है, दैट्स इट, That's it. दैट्स इट, And they have $1 billion plus valuation. वैल्यूएशन। अच्छा, मैं नहीं तो ना इसको बड़ी लाइटली लेने वाला था और बोलने वाला था आपको कि ये भी देखो कितना वैसे अजीब विडम्बना है कि हम नेचर को छोड़ के नेचर की आवाज भी आवाज। उसको सुन रहे हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं बाहर वॉक करने जा रहा हूँ, मैं बाहर आवाज नहीं सुनूंगा मैं, लेकिन क्योंकि चिड़िया तो हमने सारी भगा दी शहरों में, अब मैं उनकी आवाज कान में सुनूंगा। ऑल राइट, सो $1 billion वैल्यूएशन दिया। एंड हाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, डिजिटल डिटॉक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ना अभी एआई ने प्रूव नहीं किया अपने आप को, हाइप बहुत क्रिएट हो गया, और जो रूटीन टास्क थे वो लोगों ने एआई के एजेंट्स बना लिए, तो वो कंपनीज ने रिट्रेंच किया। बट अभी तक उसने सब्सटैंशियली प्रूव नहीं करके दिखाया कि एआई से आप बहुत अच्छा ऑटोमेशन कर सकते हो, बिकॉज एआई कांट बी क्रिएटिव। क्रिएटिविटी के लिए ह्यूमन ब्रेन चाहिए होता है, जो आपको फिजिक्स, फिलॉसफी, आर्ट्स, क्रिएटिविटी, वो सारी चीजें जो ह्यूमन माइंड मिक्स करके सोच सकता है, वो एआई नहीं सोच सकता आज के टाइम में। तो मुझे लगता है कि अभी स्टिल सम टाइम टू गो कि एआई अपने आप को प्रूव करके दिखाए। तो तुषार, हमने आपसे ये पूछा कि स्टार्टअप में आप क्या देखते हो, आप में स्टार्टअप में क्या देखना चाहिए। अब इसमें एक बात बताओ, कौन से ऐसे रेड फ्लैग होते हैं जो आप देख के बोलते हो कि यार यहाँ तो पैसा लगाना ही नहीं, या फिर ये गड़बड़ है, और इस इंडस्ट्री में किस टाइप की स्कैम्स, चीटिंग, धोखे फरेब होते हैं, इफ यू कैन जस्ट शेयर दैट। अभी कई बार आप स्टार्टअप के ऑफिस जाते हो और आप देखते हो इतना फैंसी ऑफिस खोला हुआ है, मतलब क्या माइक्रोसॉफ्ट गूगल को बीट किया हुआ है। तो वो इन्वेस्टर जो जेन्युइन वाला है वो ये सोचता है कि इसने क्यों इतना खर्चा करा है इन्वेस्टर के पैसे से, को बिजनेस में लगाना चाहिए था ना, स्टार्टअप की तरह चलाओ ना उसको। अभी एक कंपनी थी, उसके हस्बैंड वाइफ चलाते थे, उनको ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट से बेटर था। मैं जब इन्वेस्टर को ले गया वहां पे तो वो तो डर गया, उसने कहा भाई सारा खर्चा पैसा तो ऑफिस में ही डाल दिया इसने, धंधा क्या करेगी। दूसरी चीज, जो अर्ली स्टेज में बहुत मोटा अमाउंट बोलते हैं कि हमें 5 मिलियन दे दो, 10 मिलियन दे दो, भाई तू अर्ली स्टेज पे है, यानी तेरी वैल्यूएशन कम है, कम वैल्यूएशन पे ज्यादा पैसा उठा रहा है, मतलब ज्यादा डाइल्यूट कर रहा है, 30% दे रहा है, 25%, 50% दे रहा है, इसका मतलब तेरे को कंपनी के ऊपर फेथ ही नहीं है, तेरे को कंपनी के ऊपर वैल्यू भी नहीं, इसका मतलब रेड फ्लैग। सो क्या डाइल्यूशन परसेंटेज होना चाहिए कि जिसके ऊपर आपको लगता है रेड फ्लैग। 15%, 12-15%। मतलब अगर कोई स्टार्टअप फाउंडर बोल रहा है कि मैं तो 15% से ऊपर से डाइल्यूट करने को तैयार हूँ, देन इट स्टार्ट्स गेटिंग इनटू, और ही इज आस्किंग फॉर बिग अमाउंट एट अर्ली स्टेज। भाई तू 1-1.5 साल में, 18 मंथ्स में जितना यूज कर सकता है उतना मांगना, बिकॉज अभी अर्ली स्टेज है, वैल्यूएशन कम है, तो कम मांगना, कम डाइल्यूट कर। जिसको दर्द होता है ना अपनी कंपनी की इक्विटी का, वो शुरू में आपको कभी नहीं बोलेगा मेरे को 5 मिलियन दे दो, 10 मिलियन दे दो, ये कर दो। वो हमेशा बोलेगा नहीं मेरे को 18 महीने के लिए इतना ही चाहिए, ज्यादा डाइल्यूट नहीं करूँगा। वो सेकंड पहचान है फाउंडर की। और तीसरी, मेरे पास एक डेक आया, भाई 5 साल की प्रोजेक्शन होती, ये प्रोजेक्शन ऐसे जाएगा, और फिर इसमें फाइनली एबिटा पॉजिटिव हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा, बाद में नेट प्रॉफिट आ जाएगा। उस भाई की जो स्लाइड थी
वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की स्लाइड नहीं थी 5 साल की प्रोजेक्शंस की, उसकी ये थी कि मैं कैसे कितना पैसा रेज करूंगा अगले 5 साल में। उसकी पूरी पिच ही ये थी, सर आप अभी 10 करोड़ डाल रहे हो, ये 10 का 1 साल के अंदर 50 हो जाएगा, 3 साल के अंदर 300, ये ग्राफ देख लो। और वो पूरे टाइम वही एक्सप्लेन करता रहा। मतलब भाई तेरा सारा इंटेंशन ही फंड, यू आर लुकिंग एट योर ओन कंपनी एज एन इन्वेस्टर, नॉट एज अ फाउंडर। तो धंधा चलाएगा कौन अगर तुम खुद ही अपने स्टॉक की इन्वेस्टर की तरह ट्रीट कर रहे हो अपने आप को? तो यू शुड बी अ फाउंडर। हर कोई एग्जिट मोड के लिए बैठा हुआ है। हर कोई बच के भाग लो। जैसे स्नैपडील का केस आपने देखा, मेरे ख्याल से Elaborate a bit more. 50-100 इन्वेस्टर्स उन्होंने लिए थे, और हायर वैल्यूएशन पे जिस टाइम पे उनकी फंडिंग हो रही थी, तो शायद 7.5 बिलियन पे उन्होंने एक कैनेडियन फंड को दिया था लास्ट में। उसमें भी किसी का एग्जिट नहीं दिया, किसी को, खुद के बेच दिए। दोनों ने खुद के शेयर बेचे हायर वैल्यूएशंस पे, और पिछले जो 50-100 इन्वेस्टर पड़े थे उनको चुप बैठो, लेट अस सेल आवर्स। और अपनी कंपनी को एज एन इन्वेस्टर देखते थे कि इसमें हमने इतना लगा रखा है, इतना लगा रखा है, और लॉसेस तो अभी तक भी इनके लॉसेस थे। तो मतलब दैट शोज कि आप कंपनी। और वो पैराडॉक्स देखो, उसके बाद फिर से उनको नए वेंचर के लिए नहीं, उन्होंने एक वीसी फंड खोला हुआ विच इज वेरी सक्सेसफुल, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वीसी फंड्स। मतलब पहले धंधा खड़ा करते करते आपने उसमें एग्जिट मार लिया, वो नहीं चला या जो भी है लॉस में चल रहा था, और उसके बाद आपने मतलब फिर से नया सेटअप किया एंड देयर पीपल रेडी टू इन्वेस्ट। व्हाई इज दैट? वैसे तो राहुल यादव का केस सुना होगा आपने, ब्रोकर नेटवर्क, जो पहले हाउसिंग का, जी जी जी। नाउ ही इज एन आईआईटी ड्रॉपआउट। हाउसिंग.com किया, तो उस टाइम पे ही स्टार्टेड प्लेइंग गेम्स विद द मीडिया को एक बाइट देती वो, ही वांटेड सम पर्सनल पॉपुलैरिटी, और हाउसिंग कहीं पहुंची नहीं। फंडिंग बहुत रेस की पर कहीं पहुंची नहीं। तो जब उसने दोबारा शुरू किया तो इन्फो एज ने उसको दे दिए 200-300 करोड़, ये सोच के कि भाई हाउसिंग से निकाल दिया इसको, तो अब ये सेम ब्रोकर नेटवर्क करके क्रिएट करेगा, और 200-300 करोड़ दे दिए। अब लोग ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, भाई मेरे को जो सुनने में आया है कि भाई साहब ने एक नहीं क्या पोर्शा, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, पता नहीं कौन सी तो गाड़ी नहीं थी भाई के पास, और सारा स्टाफ की सैलरी अनपेड, 1-1 साल तक अनपेड, सारे स्टैट्यूटरी ड्यूज अनपेड, और फाइनली वो कंपनी बंद हो गई। तो इन्फो एज जो मिस्टर संजीव बिखचंदानी का आम है, उन्होंने बोला कि जी मतलब हमने बहुत बड़ी गलती करी, मतलब फाउंडर के ऊपर बिना चेक करे। बट यहाँ पे तो वैसे एज यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट इट, काफ़ी चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी और मतलब समझ के बाहर निकल रही हैं। आई एम श्योर, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि शायद सारे आंसर्स आपके पास होंगे, लेकिन वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट इट। क्योंकि यहाँ पे किसी ने अपने आप को ऑलरेडी इस्टेब्लिश किया कि भाई मैंने तो हाइप क्रिएट करके शोर मचा के मैं एक बिजनेस खड़ा नहीं कर पाया। अगेन आफ्टर दैट यू गेट अ फंडिंग। हाउसिंग.com का एग्जाम्पल दे रहे हो, राइट? और फंडिंग भी एक सीजन बिजनेसमैन से मिली जिनकी मैं इज्जत करता हूँ कि उन्होंने बिजनेस खड़ा किया। तो जिसने यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया कि एज अ पर्सनल ब्रांड ऑल्सो आई एम नॉट टू बी परहैप्स आई एम नॉट डिलीवर्ड, अगेन ही हैज गॉट मनी। सो व्हाट इज वर्किंग? Probably the fact that he had started a startup before, और जिसमें बहुत पैसा रेज करना सीखा हुआ था उसने, कि पैसा आगे रेज कैसे करते हैं। तो प्रॉब्ली दे बेट ऑन द फैक्ट कि देख इसको हाउसिंग बनाई थी तो इसको सेक्टर की नॉलेज है, और दूसरा इसने पहले 50 फंड रेज कर चुका है, तो इस बार ये गलती नहीं करेगा जो पिछली बार उसने एथिकल मिस्टेक्स की। ऐसी क्वालिटीज तो फिर मेरे में भी होनी चाहिए थी, तब सभी में होनी चाहिए कि मतलब बिजनेस खड़ा करो या ना करो, लेकिन पैसे ढेर सारे मिल जाए, सैलरीज पे करो या ना करो। मतलब नॉट दैट आई इंटेंड टू बी दैट, भगवान ना करे कभी ऐसी सोच हो, क्योंकि आई एम वेरी वेरी कंटेंटेड इन माई लाइफ। बट दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट, मैं कह रहा था जो उससे पहले। बट ये तो बहुत ही अजीब है कि आपने प्रूव किया अपने आप को और आपने दिखा दिया मार्केट में कि they declared, InfoEdge declare किया we messed up badly, they said this are this big mistake। और InfoEdge की बाकी इन्वेस्टमेंट देखी है आपने? जोमेटो हजारों करोड़ की हो गई, करेक्ट। उनकी सारी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है। इस केस में they messed up badly, and then he declared, Mr. Bikhchandani said कि ethical founders are needed, we need to have
और ये तो अपने एथिक्स एस्टैब्लिश कर चुके थे पहले उससे। हाँ, मेस्ड अप बैडली हो जाता है। दे आर अ वाइडली सक्सेसफुल वीसी फंड, मतलब बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की हुई है। सो आज की डेट में आपके पास इतने स्टार्टअप के आइडियाज आते हैं, राइट? बिकॉज यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि अगेन एक टीयर 2 टीयर 3 टाउन में एक इंसान है जो बहुत बेसिक बिजनेस करना चाहता है, जिसमें हमें पता है कि हमें 15% या 10% मार्जिन आएगा, उसको हम वीसी फंड नहीं देने को तैयार, राइट? क्योंकि हमें कुछ नया चाहिए, कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड चाहिए, जहाँ पे हम देखेंगे क्रेडेंशियल्स कैसे हैं, कैसी बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं। तो हेयर इज अ फाइट बिटवीन द लेगेसी, बिटवीन द पीपल फ्रॉम हिंटरलैंड, जो आम जनता है, और जो बड़े अच्छे कॉलेज से पढ़ के आ रहे हैं और बाद में अपने आप को प्रूव कर रहे हैं अपने कंडक्ट की वजह से, गलत प्रूव कर रहे हैं और बड़े बड़े मकान खरीदते हैं, और उसके बावजूद उनको फिर से फंडिंग मिल रही है। व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट, मतलब फिर आपके जैसे फंड मैनेजर्स के लिए क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए जो आज की डेट में नहीं है? देखो, मतलब जैसे आपका क्वेश्चन मुझे समझ में आया है कि कोई आइडियल फाउंडर पर्सोना को नहीं देख रहा। हर कोई कह रहे हैं कि बैक द हॉर्सेस, मतलब शायद चले शायद ना चले। उसकी एक टर्म यूज होती है मार्केट में, उसको बोलते हैं स्प्रे एंड प्रे, कि आप 10 कंपनियों में स्प्रे कर दो तो फिर प्रे करो कि 2 तो निकल के चल जाएंगी। तो वो काफ़ी हद तक जो मार्केट के प्लेयर्स हैं वो स्प्रे एंड प्रे कर रहे हैं। और फाउंडर, वैसे बहुत केसेस में फाउंडर की गलती होती भी नहीं, मतलब दे ट्राई जेन्युइनली, लेकिन एक पॉइंट के आगे अटक जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम एक ब्लैक शीट की वजह से सबको बोल दें कि नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स अपना जो हाइजीन फैक्टर होता है, अच्छा घर अच्छा गाड़ी, वो तो हर फाउंडर बनाता ही है, क्योंकि शुरू में तो कम पैसे अलाउड होते हैं उसको विड्रॉ करना। शुरू में सैलरी जो कैप की होती है 12 लाख 24 लाख, बाद में फिर ईसॉप्स इंसेंटिवाइज हो जाते हैं, और आपको अगर परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी गई तो फिर आपको एक्स्ट्रा शेयर्स भी मिलते हैं उसमें। तो वो सब होता है। तो मतलब आई वोंट ब्लेम एनी ऑल द फाउंडर्स, प्रॉब्ली सम ब्लैक शीप कम आउट जो नाम खराब करते हैं पूरे सिस्टम का। ओवरऑल एक बात बताओ, जैसे ये मैंने कहीं सुना था और शायद पढ़ा भी था कि एविएशन बिजनेस एक एग्जांपल लेते हैं, इट इज वन ऑफ द लीस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेसेस वर्ल्ड वाइड इन जनरल। यहाँ पे किसी एयरलाइंस की बात नहीं हो रही है, ठीक है? एंड ऐसा मैंने पढ़ा था कि अगर सम टोटल देखा जाए एविएशन बिजनेस का, सिंस द वेरी डे ऑफ इंसेप्शन इट इज अ नेगेटिव बिजनेस। इफ यू वांट टू बी अ मिलियनेयर, बी अ बिलियनेयर एंड स्टार्ट एन एविएशन बिजनेस एंड यू विल बिकम अ मिलियनेयर, राइट? ये किसी ने कहा था, शायद बफेट साहब ने कहा था। As a VC, overall, is VC becoming a VC a profitable venture because you said spray and pray, or is it a money draining business? कि आप स्नैपडील के फाउंडर्स की हमने बात करी, उनका टाइटन कैपिटल का परफॉर्मेंस देखना, मतलब वैसे वीसी को 10 में से 1 या 2 अच्छी निकल जाए तो वीसी कहता है हो गया काम, मेरा रिटर्न बन गया। बट अगर आप टाइटन का देखो तो प्रॉब्ली 5 आउट ऑफ 10 आर डूइंग वेल। तो ऐसा नहीं है कि देयर इज नो अल्फा इन द गेम, मतलब एक जो एक्स्ट्रा स्किल चाहिए होता है स्पॉट करने के लिए, अच्छी कंपनी अच्छी स्टार्टअप अच्छा फाउंडर, दैट प्लेज अ रोल। बट बाय नेचर द स्टार्टअप्स आर सच, जो नेचर है स्टार्टअप्स की, कि आप एक नई कैटेगरी या तो क्रिएट कर रहे हो तो आपको मोटा पैसा चाहिए, या फिर आप एग्जिस्टिंग जो लोग खड़े हैं उनको टेक्नोलॉजी से बीट करके एक नई चीज शुरू कर रहे हो। इन एनी केस आप अर्ली पार्ट ऑफ द कर्व में हो, तो वो कैश बर्न तो जाएगा ही जाएगा उसको ऊपर ले जाने में। अब वो कैश कंटिन्यूसली जो रेस कर पाता है वो फिर निकाल के ले जाता है, और जब एक बार पब्लिक आ जाती है आपके पास, लॉक इन हो जाते हैं कस्टमर्स, फिर आप मोनेटाइजेशन स्टार्ट करते हो कि अब मैं इस सारे ट्रैफिक को मोनेटाइज कर लूँ। तो वो नेचर ऑफ द गेम है। So as a VC, कैश बर्न आपको किस एरियाज में लगता है कि ठीक है यार ये तो जरूरी है, लेकिन किस एरियाज में आपको लगता है कि नहीं यार ये रेड फ्लैग है, यहाँ पे कैश बर्न नहीं होना चाहिए? अगर अच्छी टीम के लिए ऊपर खर्चा कर रहे हो आप और वाइजली कर रहे हो, ये नहीं कि आपने सारे सैलरी में रखा हुआ है, सैलरी प्लस ईसॉप में रखो ताकि वो उस ईसॉप को अर्न करे। तो अगर आप उस पर कर रहे हो, अच्छा सेकेंडली आप वाइजली मार्केटिंग के ऊपर कर रहे हो, बट यू आर नॉट यू आर नॉट बीइंग स्किम्ड ऑफ बाय द गूगल्स एंड मेटा फेसबुक, तो वो एक दूसरी वाइज डिसीजन है।
कि आप अपनी मार्केटिंग कैसे कर रहे हो। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर रहे हो तो मतलब आप किस रीज़न की वजह से लॉन्च कर रहे हो। आपको सच्ची में पता है कि वो एक डिमांड है मार्केट में जिसके लिए लोग पे करेंगे, या फिर आप होप अगेंस्ट होप करके कर रहे हो कि मैं करके देखता हूँ क्योंकि ये चीज़ यूएस में भी चली थी तो शायद यहाँ भी चल जाए। तो वो आप करके देख रहे हो, तो वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्यों करके देख रहे हो उस चीज़ को। So as a VC, आप लोगों का typically what is the multiplier that you look at? What is the CAGR that you look at? वी लुक एट समथिंग कॉल्ड IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो वो एनुअल बेसिस पे मेजर होता है। क्या तो आपका अगर आपको मार्केट में 35% 35% IRR दे दो, पीपल आर वेरी हैप्पी। when you say कि आप दे दो means अगर एज मैंने अ फंड मैनेजर अगर आप लोगों को इतना जनरेट so करके आपने जो अपने LP को है अगर 35% CAGR दे दिया IRR that दे is दिया, ही बी वेरी हैप्पी। so that means you have to make obviously any day more than 35%. नहीं, 20% रखता है ना VC, 80% बांट देता है LP को वापस। ना 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 विच इज ट्रू, लेकिन अगर आपको उसे 35% रिटर्न देना है तो आपको तो जो नीचे जिसको आप फंड कर रहे हो उसका रिटर्न हैज टू बी हायर। हैज टू बी 10 में से 3 भी चल रही तो उन 3 में आपको 100% एनुअल तो मिलना चाहिए, तभी आपके बाकी जो 7 लॉसेज हैं जो राइट ऑफ करने पड़ रहे हैं, तो आपको 100% IRR चाहिए बाकी सब। बाकी जो सक्सेसफुल है। ओके, एंड आप पीछे देते हो 35%, बट ऑब्वियसली देयर इज अ रिस्क एंड सो ऑन इन्वॉल्वड। क्यों फिर आपने अगर जनरेट नहीं करके दिया तो आपको फॉलो ऑन राउंड में वो बंदा नहीं डालेगा पैसे, जो अगला फंड खोलोगे वो देगा नहीं पैसे, क्या जब मैंने पैसे बनाए नहीं मैं क्यों दूं। तो आपका नाम एसोसिएट हो जाता है आपकी कंपनी से, लोग लोग नाम से बता देते हैं ये मानस है, इसकी ये 5 कंपनीज में है। लोगों को टिप्स पे पता होता है VCs को किसका किस में डाला हो। और इसमें नेटवर्क अप्रोच चलती है, कंसोर्शियम अप्रोच चलती है, हर्ड मेंटेलिटी चलती है। वो क्यों चलती है? बिकॉज चांसेस ऑफ रिस्क इज 90%। तो जब 90% रिस्क है तो मिलके रिस्क भी शेयर करो, रिवॉर्ड भी शेयर करो। जब आप कोई राउंड में डाल रहे हो अपने साथ 3 VC और पकड़ लो कि भाई सब मिलके रिस्क लेते हैं, चलेंगे तो चारों अच्छे चलेंगे, नहीं चलेंगे तो चारों पिटेंगे। तो फॉलो ऑन राउंड में भी फंडिंग चाहिए होती। मान लो मैंने 4 लोगों के साथ मिलके डाला तो अगले राउंड में वो 3 भी तो ट्राई करेंगे कि इसका राउंड हो। और ऐसी मार्केट में चलती है कि मैं तेरी उस वाली कंपनी के 3rd राउंड में डाल देता हूँ, तू मेरी इस वाली कंपनी के 2nd में डाल दे, वो भी चलता है मार्केट। तो एक बात बताओ, इसमें आपने जैसे नेटवर्किंग की बात की, राइट? नेटवर्किंग के इवेंट्स होते हैं, राइट? और इज नेटवर्किंग ओवर हाइप्ड और नेटवर्किंग बहुत जरूरी है? प्योर प्ले नेटवर्किंग इज ओवर हाइप्ड, कि आप लोगों से मिलते हो और आपको अचानक से कुबेर का खजाना कोई पकड़ा देता है। ऐसा होता नहीं है। एंड ऑफ द डे आप क्या चीज़ कर सकते हो सामने वाले के लिए, और सामने वाला क्या आपके लिए कर सकता है, वो वहाँ से नेटवर्किंग का फ़ायदा शुरू होता है। लेकिन विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज करना, आइडियाज़ एक्सचेंज करना, फोटोग्राफ्स खिंचवाना, साथ पे खाना खा लेना, डिनर, बियर और समथिंग, दैट इज़ ओवर हाइप्ड। उससे ज़्यादा तो एलुमनाई नेटवर्क वर्क करता है, जिसमें एलुमनाई आपको जानता नहीं होता, लेकिन जस्ट बिकॉज ही इज़ योर एलुमनाई वो आपको हेल्प कर देता है। डज इट वर्क? इट वर्क्स, वो ह्यूज। आप कोई भी VC फंड उठा लो, जो GP होंगे उसमें से कोई ना कोई GP आपको आईवी लीग कॉलेज का ज़रूर मिलेगा। और अगर हार्वर्ड से किया होगा तो हार्वर्ड के किसी नेटवर्क से पैसा डाला होगा, अगर स्टैनफोर्ड से किया होगा तो स्टैनफोर्ड के किसी नेटवर्क से पैसा डाला होगा। तो एलुमनाई नेटवर्क्स प्ले अ ह्यूज रोल, ह्यूज। बिकॉज नेटवर्किंग, अब इसमें भी आपने मतलब 2 बातें की कि इन टर्म्स ऑफ कि आपने बोला कि आपने फोटो खिंचा ली, डिनर कर लिया, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। सो बेसिकली इट इज एट द एंड ऑफ द डे कि व्हाट प्रोपोजिशन यू आर ब्रिंगिंग एंड व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग। ग्रेट तुषार, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। इनफैक्ट मैंने ना आज एक बड़ा सिंपल मैसेज लिया कि पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि दैट नेटवर्क मैटर्स। सेम इज आपके एथिक्स मैटर करते हैं, सेम ये मैटर करता है कि आपका नेटवर्क क्या है। एंड बियॉन्ड ऑल नॉइज और बियॉन्ड ऑल टेक्नोलॉजी कि क्या ट्रेंड चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जैसे कि आपने बात की, what matters is how many people trust you. So that is the factor I think which goes most important. मेरी भी यही अंडरस्टैंडिंग रही है अपने प्रोफेशनल करियर में कि people buy from people.
people believe in people and beyond anything else. तो क्योंकि एक सर्टन पॉइंट के बाद कोई भी आइडिया जो है वो, अनलेस आप इलॉन मस्क हो, वो कोई बहुत डिस्ट्रप्टिव या कोई बहुत नया नया नहीं होता है. इट इज़ ऑल अबाउट द पर्सन. मतलब कई घोड़े एक जैसे होते हैं, चालक पे डिपेंड करता है कि वो कितनी मेहनत के साथ और कितने कंट्रोल के साथ उसको चला रहा है. सो दैट्स व्हाट अल्टीमेटली मैटर्स. सो दैट वाज तुषार कंसल विद मी टुडे. एंड तुषार, थैंक्स अ लॉट फॉर Thank you so ज्वाइनिंग much एंड for टेकिंग having आउट योर टाइम. एंड व्यूअर्स, लेट मी नो कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा. अपनी फीडबैक जरूर दीजिए आप कमेंट सेक्शन में. डू सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय चैनल एंड लेट मी नो व्हाट मोर गेस्ट वी कैन गेट फॉर यू एंड मेक such educative content. Thank you and see you next time.